गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, आज जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने उत्तर भारत की नदियों के बारे में जाना था। अब जानेंगे उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ, यानी भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ। भारतीय उपमहाद्वीप का अपवाह तंत्र। इससे पहले हमने जानकारी प्राप्त की सिंधु की और उनकी 5 नदियों की। सिंधु नदी और उनकी प्रमुख 5 सहायक नदियों की, जिनमें झेलम, चेनाब, रावी और व्यास प्रमुख हैं। इनके बारे में हमने जानकारी ली। नदियों की स्थिति की बात करें तो नदियां एक ऐसी स्थिति का निर्माण करती हैं, रूपरेखा तैयार करती हैं कि भारत की जो मानव सभ्यता है, उस सभ्यता एवं अर्थव्यवस्था नदियों पर ही अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ये सभ्यता और अर्थव्यवस्था नदियों के किनारे ही पनपी हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, काली सिंध, कालीबंगा आदि प्रमुख जो सभ्यताएं हैं, ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। इसी कारण मानव नदियों द्वारा कुछ न कुछ गतिविधियां विकसित करता रहता है। प्राचीन काल में मानव नदियों द्वारा व्यापार, मार्ग की स्थिति विकसित करना, धार्मिक गतिविधियों का निर्माण करना, ये सभी जो गतिविधियां हैं व्यवस्थित रूप से नदियों के किनारे विकसित की गई थी। बात करें वर्तमान समय की, तो प्राचीन समय में प्राचीन काल में और वर्तमान में प्राचीन काल में नदियों का महत्व कि नदियों के किनारे सभ्यता पनपी, व्यापार, धार्मिक कार्य संपन्न होने लगे। वर्तमान समय में नदियों से मानव एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया कि मानव की जो अर्थव्यवस्था है वो इससे विकसित होने लगी। नदियों से मानव सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, इसके अलावा अपनी जीवन रेखा की स्थिति बना दी। मानव द्वारा अनेक जल विद्युत परियोजनाएं नदियों के किनारे विकसित कर दिए ये हैं। भारत की कुछ नदियां हैं जहां से स्वर्ण कण मिले हैं, सोन है, स्वर्ण है और स्वर्णगिरी नदियां, और नदियों की द्वारा लाकर बहाए गए तो कांप मिट्टी के जो कण हैं, कांप मिट्टियां हैं, वो मैदानी उबड़ खाबड़ भागों को समतल करके मैदानी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, ताकि जिससे मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत कर सके और वहाँ
कृषि कार्य संपन्न हो सके, भूमि की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है? सिंचाई के रूप में नदियों का कार्य होने लगा है। में जल विद्युत परियोजना में नदियों द्वारा स्वर्ण कण मिले हैं। जो भारत की नदियां, जिनमें स्वर्ण नदी, सोन नदी, आदि प्रमुख है। तो नदियों द्वारा ही उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये है नदियों का प्रमुख महत्व। अब बात करते हैं उद्गम के आधार पर नदियों के प्रकार। उद्गम के आधार पर नदियों के प्रकार। देखो, उद्गम के आधार पर जो नदियां हैं दो भागों में बटा है। कितने भागों में? दो भागों में। पहली है हिमालय क्षेत्रों में, ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। ठीक है। दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं ये 12 मासी होती है। होती हैं। ये सदावाहिनी होती हैं, लगातार बहती रहती हैं, ये समाप्त नहीं होती हैं। और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये पठारी भाग में बहती हैं और ये जल प्रपात अधिक बनाती हैं जहां जल विद्युत का उत्पादन भी होने लगता है। जल प्रपात का मतलब है किसी भी क्षेत्र में ऊंचे भाग से जल का तीव्र गति से नीचे की ओर गिरना जल प्रपात की स्थिति बनाता है। ये जो प्रायद्वीपीय जो पठार की जो नदियां हैं ये मौसमी नदियां हैं, वर्षा ऋतु में होती हैं, वर्षा काल में बहती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे नदियों की स्थिति की कि विसर्जन के आधार पर नदियां
विसर्जन के आधार पर भी नदियों को दो भागों में बांटा है। देखो, जैसे नदियां निकलती हैं और प्रवाहित होकर किस क्षेत्र में जाकर वो अपना जल गिराती हैं, उसे कहेंगे विसर्जन के आधार पर। नदियां दो भागों में हैं। एक अरब सागर में जल ले जाने वाली और एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। इन नदियों को दो भागों में बांटा है। बंगाल की जो खाड़ी में जो नदियां जाती हैं वो, और अरब सागर में जो नदियां जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक नदियां जाती हैं। सर्वाधिक नदियां जाती हैं और अरब सागर में कम नदियां जाती हैं। अरब सागर में नदियां कम जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में नदियां अधिक जाती हैं। यानी बात करें, अरब सागर से 3 गुना अधिक नदी जाती है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में 3 गुना अधिक जाती है, अरब सागर में कम जाती है। एक स्थिति ये बनती है कि इनमें डेल्टा नहीं बनते हैं। अरब सागर में डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा न बनाकर ये बनाती है ज्वालामुखी, और यहाँ बनता है डेल्टा।